नमस्कार। द सुल्तान के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। द सुल्तान, जिसमें हम मध्यकाल से संबंधित उन सुल्तानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी प्रमुख छाप छोड़ी है। इसी के अंतर्गत आज जिस सुल्तान की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इसी को भारत में सल्तनत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश, इसका जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। यह आरंभ से ही विभिन्न गुणों का मालिक था। यह एक विद्वान था और बहुत ही सुंदर था। इसके इस गुणों के कारण इसके पिता से इसे बहुत स्नेह था, जिसके कारण इसके भाई इससे ईर्ष्या करते थे। परिणाम यह रहा कि इसके भाइयों ने इसे बेच दिया दास व्यापार के अंतर्गत। मैंने जैसा पहले भी बताया था कि तुर्कमेनिस्तान में उस समय दासों का व्यापार होता था, जिसका एक विक्टिम इल्तुतमिश भी बना। दास व्यवस्था के अंतर्गत यह कुछ समय पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीद लिया गया, बेहद बड़े दामों पे। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके गुणों से अत्यधिक प्रभावित था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गौरी के साम्राज्य के प्रसार का रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी दी गई, उसमें इल्तुतमिश ने बहुत बड़ा सहयोग किया था। इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर-ए-जानदार अर्थात प्रधान अंगरक्षक का पद प्रदान किया। गौरी की मृत्यु के पश्चात जब इल्तुतमिश ने भारत के साम्राज्य का दायित्व संभाला, उस समय इल्तुतमिश को बदायूं का इक्ता प्रदान किया गया। बदायूं का इक्ता उस काल में सबसे बड़े इक्ताओं में आता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात जब आराम शाह शासक बनता है, उस समय दिल्ली की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी थी। विभिन्न प्रकार के विद्रोह उत्पन्न हो चुके थे, जिसके कारण दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश दिल्ली आता है और वहां का शासक बनता है, परंतु यह समय दिल्ली सल्तनत के लिए चुनौतियों से भरा समय था। विभिन्न प्रकार के विद्रोह खड़े हो रहे थे। बाह्य संकट भी उत्पन्न थे, जिसमें जो सबसे बड़ा संकट था वह गजनी के शासक यल्दौज और मुल्तान एवं सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा ने उत्पन्न किया था। गजनी जो गौरी द्वारा शासित किया जाता था और उसके पश्चात यल्दौज वहां का शासक था, उसने दिल्ली सल्तनत पर अपनी संप्रभुता का दावा किया। इल्तुतमिश ने बहुत ही चालाकी से आरंभिक दौर में उससे समझौतावादी रवैया अपनाया, परंतु उसके पश्चात उसने 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में यल्दौज को पराजित किया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के समक्ष जो सबसे प्रमुख संकट था, उसका समाधान इल्तुतमिश ने बेहद साहसपूर्ण तरीके से किया। उसके पश्चात उसने नासिरुद्दीन कुबाचा को लाहौर में पराजित किया 1217 ईस्वी में। अपनी पराजयों से परेशान होकर नासिरुद्दीन कुबाचा ने लगभग 1228 ईस्वी में आत्मदाह कर लिया। इस प्रकार जो बाह्य संकट उत्पन्न किए गए थे गौरी के दासों द्वारा, वह इल्तुतमिश के समय समाप्त हुए। परंतु अभी जो सबसे बड़ा संकट दिल्ली सल्तनत के सामने आया, वह मंगोल शासक चिंगेज खां का आक्रमण था। चिंगेज खां, जिसने उस समय तक मध्य एशिया पर संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन माकबरनी का पीछा करते करते भारत तक पहुंचा। जलालुद्दीन माकबरनी उस समय इस्लामिक शासक इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। इल्तुतमिश अगर इस सहायता का सकारात्मक उत्तर देता तो पूरी संभावना थी कि वह भी चंगेज खां की आक्रमणों का सामना करना पड़ता।
परंतु इल्तुतमिश ने बेहद कूटनीतिक तरीके से जलालुद्दीन माकबरनी द्वारा जो सहायता प्राप्त की, जो उसने मांग की थी, उसको टाल दिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे चंगेज खां के आक्रमण के, वह भी समाप्त हुए। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने जो आंतरिक संकट थे उनसे निपटने का फैसला किया। वस्तुतः जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी उसके अंतर्गत अब विभिन्न राजपूत विद्रोह कर रहे थे और दिल्ली संकट के सामने संकट की घड़ी उत्पन्न थी। इल्तुतमिश ने एक एक कर इन संकटों का सामना करने का फैसला किया। 1226 में उसने रणथंबोर को पुनः जीत लिया। 1227 में उसने शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत बसे मंडौर को जीता। 1232 में उसने ग्वालियर को जीता। यही वह समय था कि उसने उज्जैन पर भी आक्रमण किया और उज्जैन में जो विक्रमादित्य की मूर्ति थी उसको दिल्ली ले आया। 1236 में बामियान, जो कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में पड़ता था, उस पर किया गया आक्रमण इल्तुतमिश के समय का अंतिम आक्रमण था। इसी आक्रमण के समय इल्तुतमिश की तबीयत खराब हो गई। वह उत्तर पश्चिम प्रांत से दिल्ली आया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई 1236 ईस्वी में। परंतु अपने मृत्यु के समय तक इल्तुतमिश ने एक बहुत ही मजबूत सल्तनत की स्थापना कर दी थी। उसने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए जो सल्तनत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए उसके स्थायित्व के लिए। इन संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण उसके द्वारा उठाया गया कदम था वह तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना थी। वस्तुतः ये गौरी के दास थे जो इस समय इल्तुतमिश को सेवा प्रदान कर रहे थे। उन्हीं दासों में से लगभग 40 चुने हुए दासों का उसने एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी नाम दिया गया। दिल्ली सल्तनत की आरंभिक सफलता का या आरंभिक स्थायित्व का अगर किसी संगठन को श्रेय दिया जाए तो यह तुर्कान ए चहलगानी ही होंगे। इसके पश्चात उसने इक्ताओं को स्थायित्व प्रदान किया। भारत में इक्ता व्यवस्था का आरंभ मुख्यतः मोहम्मद गौरी ने किया था, परंतु इसे स्थायित्व देने का कार्य इल्तुतमिश द्वारा किया गया। उसने अपने साम्राज्य को विभिन्न इक्ताओं में विभाजित कर दिया। इक्ताओं के माध्यम से दिल्ली साम्राज्य को निरंतर राजस्व प्राप्ति में सुविधा प्राप्त हुई। इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू था उसको भी सॉल्व कर लिया गया। इसके पश्चात उसने एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया। सेना जो किसी भी साम्राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, उसकी भी शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा ही की गई थी। उसके द्वारा स्थापित सेना को हश्म एक कल्ब नाम दिया गया था। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी उसने मजबूती प्रदान की। दिल्ली सल्तनत के समय ही मुद्रा व्यवस्था, इल्तुतमिश के समय ही मुद्रा व्यवस्था की भी स्थापना की गई। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जितल निर्गत कराया था। इसके साथ साथ न्याय के क्षेत्र में भी इस समय महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया गया। इब्न बतूता जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आता है, उसके द्वारा यह सूचना हमें प्राप्त होती है कि इल्तुतमिश ने अपने राजमहल के समक्ष 2 संगमरमर के शेर खड़े किए थे जिसमें एक घंटी लगी हुई थी। जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था वह इस घंटी को बजाता था, जो एक संदेश था सुल्तान के लिए कि कोई व्यक्ति न्याय की गुहार करने आया है। उस समय इस प्रकार का शुरुआत करना या इनोवेटिव शुरुआत करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।
स्थापत्य के क्षेत्र में भी इल्तुतमिश ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आरंभ किए गए कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के समय ही पूर्ण किया गया। इसके साथ साथ उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी निर्मित करवाया था। सल्तनत काल में निर्मित यह सर्वप्रथम मकबरा था, जिसके कारण कुछ इतिहासकार इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी इल्तुतमिश ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया। उसके काल में ही मिनहाज उद दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी को लिखना आरंभ किया था, जो बाद के सुल्तानों के काल में पूर्ण हुई। इन उपलब्धियों ने सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। इसके साथ साथ विभिन्न इतिहासकारों द्वारा इल्तुतमिश को भारत में स्थापित सल्तनत को स्थापित करने का श्रेय दिए जाने का कारण यह भी है कि उसी के समय में खलीफा ने दिल्ली सल्तनत को स्वीकृति प्रदान की थी। लगभग 1229 ईस्वी में 1229 एडी में खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह ने दिल्ली को या कहिए इल्तुतमिश को मानाभिषेक या स्वीकृति पत्र प्रदान किया था, जिसके अंतर्गत इल्तुतमिश द्वारा जीते गए विभिन्न जो क्षेत्र थे उसको इल्तुतमिश का क्षेत्र बताया गया और उसे सुल्तान ए आजम की भी उपाधि प्रदान की गई। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। इस तरह हमने इल्तुतमिश के संपूर्ण जीवन वृत्त एवं उसकी उपलब्धियों को देखा। इसके पश्चात हम इल्तुतमिश के विभिन्न उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोडों में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।